Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we are discussing our chapter number 5, Principles of Inheritance and Variations. In the last session, we have completed our monohybrid cross. Today we will discuss dihybrid cross. What is dihybrid cross? Dihybrid cross involves the inheritance. It involves the inheritance of two pairs of contrasting characters at the same time. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ही करेक्टर कंसीडर किया था एक टाइम में, लेकिन हम यहाँ पे दो करेक्टर्स कंसीडर करेंगे इकट्ठे, तो इसलिए हम इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं. नाउ व्हाट मेंडल डिड इन दिस डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो मेंडल ने क्या किया था? व्हाट मेंडल डिड, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. He crossed pure line plants having round yellow seeds with pure line plants having wrinkled green seeds. फर्स्ट उसने क्या किया, ऐसे प्लांट्स लिए जिनमें राउंड सीड्स थे, राउंड येलो सीड्स, R for round and Y is for yellow. They are crossed with pure line plants having wrinkle green seeds. Wrinkle green seeds. For wrinkle small r and for green small y. In F1 generation he obtained only. तो जब इन दोनों को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में क्या आया? In F1 जनरेशन he obtained only round and yellow seeds. It means the character of only one of the parent is dominant. ये वाले dominant हो गए, round और yellow dominant हो गए. Then on selfing, F1 की selfing करवाई, यानी F1 को दोबारा से ग्रो कर दिया और सेल्फ पॉलिनेशन करवाई. तो उसमें क्या हुआ? He obtained four types of combinations of seeds. तो वो 4 टाइप्स क्या थे? वो थे राउंड येलो सीड्स, राउंड ग्रीन सीड्स, wrinkled yellow, wrinkled green seeds. तो F2 में क्या आए? 4 कॉम्बिनेशन आए, राउंड येलो सीड्स, राउंड ग्रीन सीड्स, wrinkled येलो एंड wrinkled ग्रीन सीड्स. तो ये जो कॉम्बिनेशन आया, इट इज़ ए डेफिनेट फिनोटाइपिक रेशो. जैसे हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेट रेशो थी 3:1, अब डाईहाइब्रिड क्रॉस की भी हमारे पास एक फिक्स्ड रेशो है. तो वो रेशो क्या है? 9:3:1. मतलब 9 जो आए वो राउंड येलो सीड्स थे, 3 राउंड ग्रीन सीड्स थे, 3 रिंकल्ड येलो सीड्स थे और 1 रिंकल्ड ग्रीन सीड था. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस बनाएंगे. इसको समझने के लिए हम क्रॉस बनाएंगे तो कंसीडर करेंगे ये है हमारे पेरेंट. पेरेंट में क्या है हमारे पास? राउंड येलो सीड्स. तो दूसरी साइड हमारे पास क्या है?
रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, दोनों को क्रॉस करवाया। इसके गैमेट्स ये बनेंगे, इसके गैमेट्स ये बनेंगे, क्योंकि हर एक में एक ही कैरेक्टर आता है। तो क्या आ गई हमारे पास F1 जनरेशन, RRYY। दिस इज द F1 जनरेशन। देखो स्टूडेंट्स, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में मियोसिस होगी और गैमेटोजेनेसिस होगी, तो ये गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का एक एक जीन है जो वो गैमेट में जाता है। सिमिलरली है, जब कॉम्बिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो चारों कैरेक्टर मतलब दोनों कैरेक्टर के दो दो जो है हमारे पास वो आ जाएंगे, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। ठीक है जी। अब ये पॉसिबिलिटीज आ गई। अब ये हमारे पास F1 जनरेशन है। अब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाएंगे, मीन्स इन्हीं को ही ग्रो कर देंगे। जब इनको ग्रो करेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा, क्या बन गया, ये देखिए, अब ये हमारे पास बन गए गैमेट्स। गैमेट्स कितने बनेंगे हमारे पास, 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी अब इसकी, RY। अब स्मॉल r को ले लो, ये 1 पेरेंट हो गया मेल, क्योंकि हमने सेल्फिंग करवाई है, और ये सेकंड पेरेंट हो गया फीमेल। गैमेट्स तो सेम ही बनेंगे। ठीक है जी। अब ये गैमेट्स बन गए हैं। अब F2 जनरेशन की पॉसिबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, ये आप देखिए, हम F2 जनरेशन की पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, RY। चाहे मेल के ऊपर लिख लो आप, चाहे फीमेल के लिख लो। ठीक है जी। हम यहाँ फीमेल के लिख रहे हैं। सेम ही इधर आएंगे, क्योंकि हमारे पास सेम पॉसिबिलिटीज ही हैं और हमने सेल्फिंग करवाई है। इसको क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि हम क्रॉसिंग ही करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, RRYY। इन दोनों को करो RR कैपिटल Y स्मॉल y। R, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपने ये जो एक जैसे करेक्टर हैं, जीन्स हैं, वो इकट्ठे ही लिखने हैं, जैसे RRYY, कभी भी ये अलग अलग नहीं होंगे। RR कैपिटल Y स्मॉल y, RR कैपिटल Y स्मॉल y, RR दोनों स्मॉल y, RR कैपिटल Y स्मॉल y, RR दोनों स्मॉल y, R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दोनों स्मॉल y, दोनों कैपिटल, दोनों स्मॉल, 1 कैपिटल 1 स्मॉल, RRYY, RRYY, RR कैपिटल Y स्मॉल y, दोनों ही स्मॉल। अब देखिए इस क्रॉस में, इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें दोनों डोमिनेंट हैं, तो ये क्या होगा, येलो राउंड। इसमें कैपिटल R है, वाई R है। जिसमें कैपिटल R है और कैपिटल Y है, वो उसमें राउंड और येलो सीड्स होंगे, क्योंकि उसमें दोनों ही कैरेक्टर्स डोमिनेंट है। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, 4 हो गए। राउंड येलो, राउंड येलो, 6 हो गए। राउंड येलो,
राउंड येलो 8 हो गए, राउंड येलो 9। इट मीन्स रेशो क्या है हमारे पास राउंड येलो की 9। ठीक है जी। अब हम काउंट करेंगे राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन में मतलब जिसमें दोनों वाई कैपिटल है और एक आर कैपिटल है। 1 राउंड ग्रीन 1 2 3 और ये है हमारे पास 3 जो है हमारे पास राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन कितने हैं 3 हैं। और थर्ड हम काउंट करेंगे रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो हमारे पास जिसमें आर है जो वो बिल्कुल ही स्मॉल है 1 2 क्योंकि रिंकल्ड है ये आर स्मॉल आर रिंकल को डिनोट कर रहा है और कैपिटल वाई ग्रीन को डिनोट कर रहा है, यानी कैपिटल वाई येलो को डिनोट कर रहा है। रिंकल्ड येलो रिंकल्ड 1 येलो रिंकल्ड 2 और येलो रिंकल्ड 3। येलो रिंकल्ड कितने हो गए हमारे पास 3। एंड लास्ट वन इज रिंकल्ड ग्रीन जिसमें दोनों ही रिसेसिव हैं। रिंकल्ड ग्रीन दिस इज 1। इट मीन्स द रेशियो कम आउट टू 9:3:1। तो ये क्रॉस स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि हम सिंपल ही इनको मल्टीप्लाई करके इस तरह से इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ सेम नेक्स्ट इसमें हमने करना है। जो एक कैपिटल है वो डोमिनेंट जीन होगा, दोनों कैपिटल जीन है मतलब कैपिटल लेटर हैं वो डोमिनेंट होंगे, दोनों स्मॉल लेटर क्या हैं वो रिसेसिव होंगे। तो हमारी फिनोटिपिक रेशो है जो वो हमेशा ही 9:3:3:1 आएगी। हाँ जी, तो दिस इज द रेशियो ऑफ द डाईहाइब्रिड क्रॉस। नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डाईहाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट्स देखिए इन F1 जनरेशन, this is F1 generation. In F1 generation the offsprings always show only one parental trait. ठीक है जी। one parental trait means round green, राउंड येलो शो कर रहे हैं सिर्फ। जब हम उनकी सेल्फिंग कराते हैं इन F2 जनरेशन द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन शोड बोथ पेरेंटल ट्रेट्स। अब ये हमारे पास जो चार्ट है ये हमारा F2 जनरेशन का है, यानी सेकेंड फीलियल जनरेशन का है। इसमें दोनों पेरेंट्स के ट्रेट हमें दिखाई दिए हैं। मेंडल टर्म द ट्रेट ऑफ करेक्टर विच गेट्स एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। जो ट्रेट हमारा F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ था यानी कि राउंड येलो सीडेड प्लांट, वो क्या था F1 डोमिनेंट था एंड द अदर्स विच डू नॉट गेट एक्सप्रेस्ड, जो वहाँ पे नहीं एक्सप्रेस हो सका दैट इज द रिसेसिव। अब इन F2 में देखिए F2 ओनली 1/3 ऑफ द प्लांट्स विद डोमिनेंट ट्रेट आर ट्रू ब्रीडिंग, रेस्ट 2/3 आर नॉट ट्रू ब्रीडिंग एंड रिजेंबल्ड इन द F1 हाइब्रिड्स इन बिहेवियर। इसमें जो 2/3 प्लांट्स हैं वो डोमिनेंट ट्रेट के हैं यानी कि 9 प्लांट्स हैं, ठीक है। रेस्ट हैं जो बाकी के हैं, बाकी में से 2/3 हैं वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं है और F1 जनरेशन से किसी भी कैरेक्टर में उनका मैच नहीं होता है। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने देखा कि 4 तरह के प्लांट्स आ रहे हैं F2 जनरेशन में एंड ही कंक्लूडेड दैट फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। मतलब जब मियोसिस होती है तो जो फैक्टर्स होते हैं हर एक कैरेक्टर के वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, असॉर्ट हो जाते हैं। तो इसी के बेस के ऊपर उसने हमें क्या दिए प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। तो फर्स्ट क्या था उसका, मेंडल पोस्टुलेटेड फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल इज पेयर्ड फैक्टर्स। पेयर्ड फैक्टर्स, अब इन पेयर्ड फैक्टर्स का क्या मतलब है,
Every organism contains large number of characters. Each character is represented by two factors or alleles. Alleles occur on the same gene, same locus. Locus means position on the homologous chromosomes. Homologous chromosomes क्या होते हैं? जिनकी जो एक ही तरह के दो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जो दो करेक्टर सेम पोजीशन पे पड़े हैं. सपोज ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे हाइट का करेक्टर पड़ा है, तो ये क्या है? हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम लोसाई के ऊपर सेम जीन्स पड़े हैं. तो हम पेयर्ड फैक्टर्स का करेक्टर के लिए हमने पहले भी किया है. हमारे पास एक ट्रेट है, करेक्टर है हाइट, करेक्टर है हाइट, करेक्टर है हमारे पास हाइट. तो उसके लिए ट्रेट है हमारे पास, एक टॉल है, ठीक है जी, और एक ड्वार्फ है, एक ड्वार्फ है. तो जब गैमेट्स बनेंगे ये सेपरेट हो जाएंगे, टी टी, और इसमें टी टी. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी? टी 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 टी, मतलब टॉल होगा ऑर्गेनिज्म, बट उसमें ड्वार्फ का भी करेक्टर प्रेजेंट है. ऑन फर्टिलाइजेशन एनी मेल गैमेट कैन फ्यूज विद एनी फीमेल गैमेट. फर्टिलाइजेशन इज रैंडम बट इट रिस्टोर्स. फर्टिलाइजेशन रैंडम होती है लेकिन ये पेयर्ड कंडीशन को रिस्टोर करके रखती है. सेकेंड इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? when two dissimilar factors but now called genes बोलते हैं हम, मेंडल ने उनको फैक्टर्स बोला था, of a character are present in an organism. Only one is expressed in F1 generation and is called the dominant factor, and the other which remains unexpressed is called the recessive characters. When two dissimilar factors or genes of a character are present in an organism, only one expresses. और जो एक्सप्रेस कर गया वो क्या है? डोमिनेंट है. जो नहीं करेगा वो क्या है? रिसेसिव है. नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. थर्ड पोस्टुलेट है, थर्ड उसका है मेंडल का, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या बताता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू फैक्टर्स ऑफ ए करेक्टर आर गेट सेपरेटेड एंड ईच गैमेट कैरी ओनली वन फैक्टर फॉर ए करेक्टर. दैट इज द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर दैट पर्टिकुलर करेक्टर. मतलब कि सपोज हमारे पास एक पी प्लांट है, उसमें टॉल के फैक्टर्स हैं, टॉलनेस है, ड्वार्फनेस है. जब उसमें गैमेट्स बनेंगे तो कुछ गैमेट्स में टॉल जाएंगे, कुछ में स्मॉल जाएंगे, ठीक है जी. तो दीज टू यूनिट फैक्टर्स ये दोनों इक्वल फ्रीक्वेंसी में होंगे, मेल में भी और फीमेल में भी. अब फर्टिलाइजेशन इज अ रैंडम, इट इज़ बाय चांस. तो दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन two factors of a character get separated and each gamete carry only one factor for that character,
करेक्टर। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट postulate of Mendel's are law of independent assortment. Law of independent assortment. This law states that two or more pairs of contrasting traits are inherited in such a way that the particular trait is independent of the other trait. इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट में जाते हैं, तो वो इस तरीके से जाते हैं कि वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी, वो एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं। टू और मोर पेयर्स, when two or more pairs of contrasting traits, contrasting means tall and dwarf, contrasting traits are inherited in such a way that particular trait is independent of the other trait। ठीक है जी। So these are the postulates of the Mendel's। Students, with this I wind up my session. In the next session we will meet again. Thank you and have a nice day.